नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। वेलकम है अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन पर। मेरा नाम है अनुपम भारद्वाज और चलिए स्टार्ट करते हैं। अनुपम सर आज घर से पढ़ाएंगे? नहीं जी, मैं बिल्कुल यहीं से पढ़ाऊंगा आज, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चलिए, गुड इवनिंग गुरुजी। लगातार क्लास से लगातार क्लास, वो तो है ही, लेना पड़ेगा। और आइए सर, कॉपी पेन लेकर के बैठे हैं। बहुत बढ़िया जी। चलिए, तो एक बार फटाफट से अगर हम लोग डिस्कस करें तो ये आपको पता है, यह आपका ज्योग्राफी का बैच है, आपको पता है, जिसको आप बीपीएससी के लिए पढ़ रहे हो। और इसमें जो मैं कंटेंट आपको डिस्कस करा रहा हूँ, ये मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, कॉन्टिनेंट पढ़ा रहा हूँ, महाद्वीप पढ़ा रहा हूँ। लोग कहेंगे कि सर आप वो नहीं पढ़ा रहे हैं, ये नहीं पढ़ा रहे हैं, फलाना चीज़ नहीं पढ़ा रहे हैं। लेकिन मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, ये मैं आपको कई बार कह चुका हूँ, कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसको आप शांति से पढ़ लीजिए, और पढ़ लीजिए एकदम से शांति से। और फिर आप जाकर के जब पेपर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि लेवल क्या है। बात क्लियर है? चलो, तो अब हम स्टार्ट करेंगे जल्दी से। और जहां पर हम बीते क्लास में अगर बात कर रहे थे, बीते क्लास में चलेंगे, तो बीते क्लास में हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे किसको? इस महाद्वीप को डिस्कस कर रहे थे। और इस महाद्वीप में हमने जिस चीज को आपको बताया था, वह चीज इसमें क्या थी? तो वह चीज थी आपकी तुर्की के बारे में बात कर रहे थे। यहाँ पे इसके बारे में बात कर रहे थे, तुर्की के बारे में बात कर रहे थे, टर्की के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। टर्की 2 महाद्वीपों में था, यह भी हमने आपको बताया था। यहाँ पे जो इस्तांबुल वाला हिस्सा है वह यूरोप में है टर्की का, और जो एशिया माइनर वाला हिस्सा है वह कहाँ पर है भैया? वह हमारा एशिया में है। बीच में हमने बताया था बास्पोरस जल संधि इसको अलग अलग करती है, मरमरा सागर और ब्लैक सी को आपस में जोड़ती भी है, यह भी हमने आपको बताया था। ठीक है, ठीक है। तो यह मैंने आपको यहाँ पर बता दिया था। अब हम थोड़ा सा आगे चलेंगे, अब हम इसके बाद आगे चलेंगे। अगर आप इस मानचित्र को देख रहे हैं यहाँ पे, इसको मैं जरा फुल पैक कर देता हूँ इसको यहाँ पे, ये यहाँ से फुल पैक हो गया। चलिए, अब अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे इसको देखेंगे, एक चीज को समझना। हाँ ठीक है, कम करें, कम कर देते हैं थोड़ा, है ना। चलो, बढ़ तो नहीं गया। हाँ, अब ठीक है। अब आप थोड़ा सा इस मानचित्र को अगर आप यहाँ पे ध्यान से थोड़ा सा देखो, तो आपको यहाँ पे कुछ कुछ चीजें बेहतरीन समझ में आएंगी। क्या चीजें बेहतरीन समझ में आएंगी? थोड़ा समझना कि मैं आपको इस ये तो यूरोप है ना, हाँ यूरोप ही तो डिस्कस कर रहे थे हम। नहीं, यूरोप नहीं, एशिया डिस्कस कर रहे थे, एशिया डिस्कस कर रहे थे। ये तो मैंने आपको तुर्की की वजह से दिल लगाया था, ये मानचित्र है ना। चलो, एशिया डिस्कस कर रहे थे, यहाँ पे पढ़ेंगे। इस एशिया के बारे में अगर देखें तो ये समस्त चीजों को हम यहाँ पर आपको पूरा का पूरा डिस्कस करा चुके हैं। अब थोड़ा सा अगर बचा है तो ये सेंट्रल एशिया बचा हुआ है थोड़ा सा, और थोड़ा सा यहाँ पर गल्फ कंट्रीज बची हुई हैं, इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, काफी कुछ आपको पढ़ा चुका हूँ। अब थोड़ा सा आप यहाँ पे चलेंगे, कहाँ चलेंगे? थोड़ा सा बैक आएंगे। अब यहाँ पे लास्ट में पढ़ रहे थे यहाँ पे किसके बारे में? एनु जनजाति पाई जाती है, जापान के बारे में पढ़ रहे थे। अब हम पढ़ेंगे मध्य एशिया के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? तो अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ध्यान रख लीजिएगा, मध्य एशिया के बारे में। समझना, किसके बारे में पढ़ेंगे हम? मध्य एशिया के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा समझने की कोशिश करना, क्योंकि ये टॉपिक आज मुझे खत्म करना है, इसलिए मैं जो है क्या कर रहा हूँ भैया, ये आपको पीडीएफ से पढ़ा रहा हूँ। अदरवाइज मैं आपको बोर्ड से ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये थोड़ा जल्दी से खत्म हो जाए इसलिए। तो एशिया में हम लोग बात कर रहे हैं, मध्य एशिया की बात करेंगे। इसको इंग्लिश में कहते हैं सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया। शायद मैंने आपको पढ़ा दिया, मुझे लगता है। ये मध्य एशिया में कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, यह 5 देश हैं। ध्यान रखिएगा, 3 और 2 5। तो मध्य एशिया में कितने देश हैं? तो मध्य एशिया में ध्यान रखिएगा ये 5 देश हैं। मध्य एशिया में कितने देश हैं? ये 5 देश हैं, याद रख लीजिएगा। कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? अलमाटा, जो ये सबसे बड़ा है। मध्य एशियाई 5 देशों में सबसे बड़ा कौन सा है? तो सबसे बड़ा है कजाकिस्तान। कौन सा है भैया सबसे बड़ा? कजाकिस्तान। उसके बाद किर्गिस्तान, जिसकी राजधानी फ्रेंजी है। तजाकिस्तान, जिसकी राजधानी दुशांबे है। तुर्कमेनिस्तान, जिसकी राजधानी आशखाबाद है। उज्बेकिस्तान, जिसकी राजधानी ताशकंद है। क्या? ताशकंद है। सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश कौन सा है? कजाकिस्तान है, याद रख लीजिएगा। दूसरा स्थलबद्ध देश कौन सा हो जाएगा? मंगोलिया। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि एशिया में सबसे बड़ा और स्थलबद्ध देश कौन सा है, तो एशिया में सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश हो जाएगा कजाकिस्तान हो जाएगा। एशिया में दूसरा सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश कौन सा है? तो वो हो जाएगा मंगोलिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मंगोलिया हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। ठीक है,
अगर हम बात करेंगे यहाँ पे ध्यान रखिएगा, तो स्थलबद्ध देश क्या होता है सर, जरा इसके बारे में बताइए। स्थलबद्ध देश को इंग्लिश में बोलते हैं लैंड लॉक कंट्री। क्या बोलते हैं? लैंड लॉक कंट्री। स्थलबद्ध देश जिसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं लैंड लॉक कंट्री बोलते हैं, याद रख लीजिएगा। लैंड लॉक कंट्री का मतलब है कि ऐसा देश जो चारों तरफ से भूमि से घिरा हो। क्या? ऐसा देश जो चारों तरफ से भूमि से घिरा हो, याद रख लीजिएगा। ऐसा देश जो चारों तरफ से भूमि से घिरा हो, उसको हम क्या बोलते हैं भैया? उसको हम बोलते हैं लैंड लॉक कंट्री बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? स्थलबद्ध देश बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। बात क्लियर है? मतलब कोई भी नदी की सीमा नहीं लगेगी, कोई भी सागर की सीमा नहीं लगेगी, किसी महासागर से सीमा नहीं साझा करेगा, चारों तरफ से भूमि से घिरा होगा, ऐसे देशों को स्थलबद्ध देश कहते हैं। तो दुनिया एशिया का सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश कौन सा है? कजाकिस्तान है। एशिया का दूसरा स्थलबद्ध देश कौन सा है? तो हो जाएगा मंगोलिया। मध्य एशिया के अंतर्गत कितने देश आते हैं? तो मध्य एशिया के अंतर्गत 5 देश आते हैं, याद रख लीजिएगा। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, 5 देशों की राजधानियां। इन 5 से रिलेटेड कुछ कॉमन फैक्ट हैं जिनको मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। यह पीडीएफ मैं आपको शेयर कर चुका हूं, पहले शेयर कर चुका हूं, जहां पर आप जो है अपनी पेड क्लास देखते हो, जहां पर आप अपनी पेड क्लास देखते हो, वहीं पर मैं ऑलरेडी इस पीडीएफ को लगवा चुका हूं, ठीक है भैया। चलो आगे बात करेंगे। जैसे सबसे पहले अगर बात करेंगे, ध्यान रखिएगा, अब बात करेंगे, ध्यान रखिएगा, तो एक चीज यहाँ पे चेंज है थोड़ा सा। क्या चेंज है भैया? याद रखना कि जो कजाकिस्तान देश है ना, ये जो कजाकिस्तान आप समझ रहे हो, कजाकिस्तान की राजधानी अलमाटा है, ध्यान रखिएगा। लेकिन इसकी राजधानी अभी चेंज होगी, ध्यान रखिएगा। इसकी राजधानी पहले अस्ताना हुई, फिर इसकी राजधानी नूर सुल्तान होगी। तो कजाकिस्तान की अभी जो राजधानी वो क्या भैया? नूर सुल्तान है। अस्ताना और नूर सुल्तान, मतलब अलमाटा से नाम बदल के अस्ताना कर दिया और बाद में अस्ताना का नाम बदल दिया था नूर सुल्तान। तो अभी कोई अगर आपसे पूछे कि सर ये बताइए कजाकिस्तान की राजधानी क्या है, तो कजाकिस्तान की राजधानी अलमाटा नहीं है, कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना है। और अस्ताना है, याद रख लीजिएगा। तो अस्ताना जिसकी राजधानी है, लेकिन अगर मैं आपको बताऊंगा, ध्यान रख लीजिएगा, तो अस्ताना का नाम बदल के क्या कर दिया गया? नूर सुल्तान कर दिया गया। क्या कर दिया गया? नूर सुल्तान कर दिया गया, ठीक है। क्लियर है यहां तक? चलिए अच्छा, दूसरी बात ध्यान रखिएगा, स्टेपी मरुस्थल कजाकिस्तान में है। आपसे पूछा जाए कि सर स्टेपी डेजर्ट कहां पर है, तो स्टेपी डेजर्ट कहां पर है भैया? कजाकिस्तान में हो जाएगा। रूस ने बैकानूर में अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र बनाया। बैकानूर कहां पर है? कजाकिस्तान में एक जगह बैकानूर, कजाकिस्तान में एक जगह बैकानूर, वहां पे रूस ने क्या बनाया है? अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र बनाया। क्या बनाया? अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र बनाया है। अरल सागर कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा पर है। अरल सागर किन 2 देशों की सीमा पर है? ध्यान रखिएगा, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा पर है। अरल सागर कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा पर है। आमू दरिया नदी यहाँ की प्रमुख नदी है। कहाँ की भैया? कजाकिस्तान की प्रमुख नदी क्या है भैया? आमू दरिया नदी है, याद रख लीजिएगा। तो आमू दरिया नदी कजाकिस्तान की प्रमुख नदी है, इसको याद रख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अरल सागर कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा पर स्थित है, कई बार पेपर में पूछा गया है। बात क्लियर है? चलो समी कुमारी जी, जितने ऊर्जा के साथ आप कह रही हैं कि जल्दी जल्दी पढ़ाइए, उतनी ऊर्जा से थोड़ा आप भी ढंग से पढ़िए, है ना भैया। थोड़ा सा पढ़ लीजिए यहाँ पर, ठीक है। चलिए ये परिचय बाद में कर लीजिएगा, पहले थोड़ा पढ़ लीजिए। क्लियर है? चलो, अरल सागर से कृत्रिम नहर बनाकर रूस ने अपने मरुस्थलीय क्षेत्रों में सिंचाई की है। रूस का अगर आप देखेंगे तो रूस में क्या भैया, ध्यान रख लीजिएगा, रूस का जो एरिया है, एक पूरा का पूरा एरिया मरुस्थलीय एरिया है। तो रूस ने अपने मरुस्थलीय क्षेत्रों में सिंचाई की है, कृत्रिम नहर बनाई है। किससे? अरल सागर से। अरल सागर कहां पर है? कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा पर है। कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा पर है, ध्यान रख लीजिएगा। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं। लेकिन अरल सागर क्या है? आजकल सूख रहा है। अरल सागर कैसा है? सूख रहा है। उसका जो पानी है वो सूखता जा रहा है। क्यों सूखता जा रहा है? उसकी वजह याद रख लीजिएगा, क्या? रूस ने यहाँ पे कृत्रिम नहर बना करके किया है। दूसरी बात, दुनिया की सबसे बड़ी झील का नाम क्या है? कैस्पियन सागर। दुनिया की सबसे बड़ी झील क्या है?
कैस्पियन सागर जो यहीं पर स्थित है, बात करेंगे इसके बारे में। यहीं पर कजाकिस्तान में क्या बलखास झील यहीं पर है। बलखास झील कहां पर है? कजाकिस्तान में, पेपर में पूछा जा सकता है। कजाकिस्तान में यूरेनियम के भंडार पाए जाते हैं। कजाकिस्तान में किसके भंडार पाए जाते हैं? यूरेनियम के भंडार पाए जाते हैं। यूरेनियम को क्या होते हैं? फ्यूचर फ्यूल्स बोलते हैं, आशा का ईंधन बोलते हैं। मतलब जो फ्यूचर में हम इससे कुछ बना सकते हैं, इस तरीके से काम आ सकता है हमारे, इसलिए इसको बोलते हैं। और इसको येलो केक भी बोलते हैं। यूरेनियम को क्या बोलते हैं? येलो केक भी बोलते हैं। यूरेनियम को क्या बोलते हैं? येलो केक भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है भैया। सर जी एमसीक्यू या वन लाइनर करवा दीजिएगा। प्रशांत कुमार जी पहले आप इसको तो पढ़ लीजिए, तब फिर आपके वन लाइनर और एमसीक्यू भी देखे जाएंगे। थोड़ा थ्योरी ये पढ़ लीजिए, ये थ्योरी पढ़ लीजिए, उसके बाद आपके वो भी देख लिए जाएंगे। ठीक है, चलो क्लियर भैया। तो बलखास झील यहीं पर है। कजाकिस्तान में यूरेनियम के भंडार पाए जाते हैं। आशा का ईंधन यूरेनियम येलो केक यहीं पर है। किर्गिस्तान की राजधानी क्या है? तो किर्गिस्तान की राजधानी फ्रेंजी है। किर्गिस्तान की राजधानी क्या है? तो किर्गिस्तान की राजधानी फ्रेंजी। यानी अब तक इतना हमने किसके बारे में पढ़ा? तो इतना अब तक हमने कजाकिस्तान के बारे में पढ़ा। कजाकिस्तान के बाद अब अगले देश पर आ जाओ, किर्गिस्तान। किर्गिस्तान की राजधानी फ्रेंजी है। किर्गिस्तान के साथ चीन का सीमा विवाद है। चीन के साथ सीमा विवाद किसका है? किर्गिस्तान का। चीन का तो सीमा विवाद क्या रहता है? हर किसी के साथ रहता है, ध्यान रखिएगा। हर किसी के साथ इसका क्या रहता है? सीमा विवाद रहता है। क्यों? इसलिए इसको एशिया का अजगर कहते हैं। बस। तुर्कमेनिस्तान में गैस के भंडार हैं, जिसे अफगानिस्तान पाकिस्तान होते हुए भारत लाया गया है, जिसे तापी गैस पाइपलाइन कहते हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये बड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि तापी गैस पाइपलाइन, तापी समझ रहे ना, TAPI, तापी गैस पाइपलाइन। तो तापी में टी से क्या होगा? तुर्कमेनिस्तान, क्योंकि तुर्कमेनिस्तान में गैस के भंडार है। फिर ए से हो गया अफगानिस्तान, फिर अफगानिस्तान होते हुए लाया गया। पी से क्या हो जाएगा? पाकिस्तान। आई से क्या हो जाएगा? इंडिया। तो तुर्कमेनिस्तान में गैस के भंडार हैं, जिसे अफगानिस्तान पाकिस्तान होते हुए भारत लाया गया है। और इसको नाम क्या भी है? तापी गैस पाइपलाइन। तापी गैस पाइपलाइन 4 देशों से होते हुए भारत में, इसके द्वारा हमको गैस प्राप्त होती है। इसके द्वारा हमको क्या प्राप्त होती है भैया? गैस प्राप्त होती है। बोलो क्लियर है? समझ में आ गई कि नहीं आ गई? एक एक चीज यहाँ पे, एक एक चीज समझ में आ गई। अब यहाँ पे मानचित्र के माध्यम से चीजों को देख लेंगे। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा मानचित्र के माध्यम से एक एक चीज को यहाँ पे देख लीजिए। कैसे देखोगे आप? यहाँ पे अब आप यहाँ पे देख लो कैसे। इधर चलते हैं, इधर चलते हैं, थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। जैसे सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे, ये ग्रीन ग्रीन जो देश है, ये ताजिकिस्तान। क्या नाम? ये इस देश का नाम क्या है? ताजिकिस्तान। चाइना से सीमा बॉर्डर लग रहा है, इसीलिए इसमें विवाद है। ताजिकिस्तान के बाद आ जाओ यहाँ पे किर्गिस्तान। किसके बारे में आ जाओ भैया? किर्गिस्तान के बारे में आ जाओ। ठीक है, किर्गिस्तान। किर्गिस्तान के बाद इतना ऊपर चले जाओ यहाँ पे, किर्गिस्तान के बाद इतना ऊपर चले जाओ, ध्यान रखिएगा। ये देखो कितना बड़ा है, ये देखो भैया, ये देखो यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक आ जाओ। ये क्या है? ऊपर कजाकिस्तान है। इसके जस्ट नीचे छोटा सा क्या है? तो ये क्या हो जाएगा? ये उज्बेकिस्तान है। उज्बेकिस्तान से लगा हुआ क्या भैया? यहाँ पे ये तुर्कमेनिस्तान है। उज्बेकिस्तान से लगा हुआ क्या भैया? ये तुर्कमेनिस्तान है। तो हो गए ना 5 देश, हो गए ना 5 देश भैया। यानी 1 2 3 4 और ये बीच में 5। ये मध्य एशिया के 5 देश हैं। ये मध्य एशिया के 5 देश हैं। आप इनको देख पा रहे होंगे, आप इनको देख पा रहे होंगे। ठीक है, ठीक है। ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? तजाकिस्तान हो जाएगा। यहां पे क्या हो जाएगा? ये तुर्कमेनिस्तान हो जाएगा। यहां पे क्या हो जाएगा? ये तुर्कमेनिस्तान हो जाएगा, ध्यान रख लीजिएगा। दूसरा आगे बात करेंगे, यहां पे क्या हो जाएगा? ये किर्गिस्तान हो जाएगा। यहां पे क्या हो जाएगा? ये यहां पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा किर्गिस्तान हो जाएगा, ध्यान रख। क्या हो जाएगा? ये किर्गिस्तान हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आगे बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये उज्बेकिस्तान हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये उज्बेकिस्तान हो जाएगा। उज्बेकिस्तान के बाद आगे चलेंगे तो यहाँ पे, और यहाँ पे पूरे में क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे पूरे में क्या हो जाएगा? ये कजाकिस्तान हो जाएगा। ये पूरे में क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका कजाकिस्तान हो जाएगा। ये हो गए साहब आपके 5 देश। इसको भी वाइट कर दे रहा हूं ना। ये हो गए साहब आपके 5 देश। अब तो समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, ठीक है, ठीक है, क्लियर है? चलिए
आगे बात करेंगे, आगे समझने की कोशिश करना। ठीक है भैया, नेक्स्ट चले आगे, चलो। ठीक है, अब एक एक करके यहां पर हम समझ चुके ना, अब आगे आएंगे। तो बस ये कहानी है पूरी, इनके बारे में बस इतने पॉइंट आपको पढ़ने हैं। ठीक है, अब जो लास्ट बचा आपका, ये लास्ट आपका ये बचा है, जिसको हम क्या कहते हैं, दक्षिण मध्य एशियाई देश, क्या सॉरी दक्षिण पश्चिम एशियाई देश। इन देशों को हम क्या कहते हैं, तो इन देशों को हम कहते हैं दक्षिण पश्चिम एशियाई देश। ध्यान रखिएगा, दक्षिण पश्चिम एशियाई देश, ईरान, इराक, सऊदी अरब, तुर्की, इजराइल, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, लेबनान, साइप्रस, जॉर्डन, कुवैत, अजरबैजान, जॉर्जिया, आर्मेनिया और सीरिया। अब ये सारे तो आप पढ़ नहीं सकते ना, अब ये सारे के सारे देश तो आप पढ़ नहीं सकते, लेकिन जितने भी काम के हैं, ठीक है, तो आप पूछेंगे। ठीक है भैया, चलो। तमन्ना को डाउट है सर, क्या डाउट है तमन्ना को? अरे हो जा भाई, ऊपर क्यों नहीं हो रहा, एक मिनट को ऊपर कर रहा हूँ। तो क्यों बोला जाता है लैंडलॉक सर जी, कजाकिस्तान के पास लैंडलॉक है तो उसके किनारे पे कैसे सागर के, बताएंगे भी इसके बारे में। अभी जब इसकी विशेषताओं के बारे में बताऊंगा तो इस डाउट को क्लियर कर दूंगा। ठीक है, क्लियर है, डोंट वरी। अब इन देशों के बारे में पढ़ के फिर हम कहानी को खत्म करेंगे। जैसे सबसे पहले हम देखेंगे, क्या हुआ जी, अच्छा ध्यान रखिएगा। सबसे पहले जैसे अगर बात करेंगे, यहां पे समझना, एक एक करके बात करेंगे, यहाँ पे थोड़ा समझते चलना, जितने भी काम के पॉइंट हैं सब लिखते चलना। सबसे पहले जैसे, अच्छा उज्बेकिस्तान के बारे में थोड़ा सा और बात करेंगे। 10 जनवरी 1966 को उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में लाल बहादुर शास्त्री ने समझौता किया था भारत पाकिस्तान युद्ध का, और यहीं पर इनका निधन हो गया था 11 जनवरी को। 11 जनवरी को जो लाल बहादुर शास्त्री का निधन हुआ था, वो उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में हुआ था। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में हुआ था, इस बात को ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब आ जाते हैं ईरान पे। ईरान की राजधानी क्या है, तेहरान है। ईरान की राजधानी क्या है, तेहरान है, जिसका पुराना नाम फारस है। ईरान की राजधानी क्या है, तेहरान। द कैपिटल ऑफ ईरान इज तेहरान एंड द ओल्ड नेम ऑफ ईरान वाज फारस। इसका पुराना नाम क्या था, फारस था। पश्चिमी एशिया का सर्वाधिक सिया बाहुल्य क्षेत्र, ध्यान रखिएगा, पूरे वेस्टर्न एशिया में सबसे ज्यादा सिया बाहुल्य क्षेत्र है। मुस्लिमों की दो प्रजातियां हैं, एक तो सिया मुसलमान और एक होते हैं सुन्नी मुसलमान। एक होते हैं सिया मुसलमान और एक होते हैं, याद रख लीजिएगा, कौन से, सुन्नी मुसलमान। तो सिया मुसलमान और कौन से होते हैं भैया, सुन्नी मुसलमान होते हैं, याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो पश्चिमी एशिया का सर्वाधिक सिया बाहुल्य क्षेत्र कौन सा है भैया, तो यह हो जाएगा ईरान। इसका दक्षिण पश्चिमी भाग में, इसके दक्षिण पश्चिमी भाग में पेट्रोलियम के प्रमुख भंडार हैं। किसके, ईरान के। ईरान के दक्षिण पश्चिमी भाग में क्या हो जाएंगे, पेट्रोलियम के प्रमुख भंडार हैं। अबादान इसी प्रदेश में, अबादान एक क्षेत्र है जो पेट्रोलियम भंडार के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। यहां पर यह संसार के बड़े तेल शोधक संयंत्रों में से एक है। अबादान क्या है, संसार के बड़े तेल शोधक संयंत्र से एक है। इस बात को याद रख लीजिएगा, इस बात को समझ लीजिएगा। बात क्लियर है, क्लियर है, बताओ, पढ़ो यहां तक जरा जल्दी। ठीक है, ईरान और इराक देश के बीच दजला, जिसका पूरा नाम है यूफ्रेटस, और फरात, जिसका पूरा नाम क्या है, टिग्रिस, नदियों के बीच विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास हुआ था। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास कहां हुआ था, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास यहां हुआ था, याद रख लीजिएगा। ईरान और इराक देश के बीच दजला, यूफ्रेटस और फरात, टिग्रिस नदियों के बीच विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास हुआ। बात क्लियर भैया, चलिए, क्लियर है भैया, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ईरान और इराक देश के बीच दजला, यूफ्रेटस, फरात, टिग्रिस नदियों के बीच विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं का विकास हुआ था। ईरान ओमान के बीच हारमुज जल संधि, ध्यान रखिएगा, ईरान और ओमान देश के बीच क्या है भैया, अबू धाबी ही अबादान है, नहीं भैया, अबू धाबी देश अलग है, अबादान तो केवल एक क्षेत्र है ईरान में, बताएंगे इसके बारे में। ठीक है भैया, चलिए,
तमन्ना परवीन कुछ कह रही है, माइक काम नहीं कर रहा यार, माउस को नहीं काम कर रहा है। कह रहे हैं सर मैं मुस्लिम हूं लेकिन मुझे नहीं पता सिया और सुन्नी, ठीक है। अरे ऐसा कैसे हो जाएगा, ये तो बड़ा गड़बड़ है भैया, ठीक है। चलिए ठीक है, मानचित्र आपको जो है मैं पीडीएफ भेज देंगे। सर मैप पे दिखाइए, अर्पणा कुमारी जी आपके पास एटलस है, एटलस है तो ऐसे एटलस को खोल लीजिए, ठीक है। चलो दूसरा ध्यान रखेगा, ईरान का एक क्षेत्र है बुसेर, बुसेर में ईरान का पहला परमाणु संयंत्र स्थापित किया गया था। पूछा जाता है ईरान का पहला परमाणु संयंत्र कहां पे स्थापित किया गया था, तो बुसेर में स्थापित किया गया था। ध्यान रखिएगा, क्या बुसेर में स्थापित किया गया था, ठीक है भैया। चलिए मस्जिद सुलेमान, आगाजरी, कमरन शाह, नफ्त साफ सफिद, लाली, हफ्तकेल, गक्ष कारण गक्षारण ईरान के मुख्य तेल क्षेत्र हैं। इतने नाम क्यों लिखे हैं सर जी, क्योंकि महत्वपूर्ण है, तेल का बहुत ज्यादा भंडार है यहाँ पे ईरान में, और हम लोग बहुत ज्यादा तेल वेल यहाँ से आयात करते रहते हैं दुनिया भर में, इसलिए ये जो है आए दिन अखबारों में और ये चीजें आती रहती हैं, ध्यान रखिएगा। तो ईरान के जो प्रमुख तेल क्षेत्र है उसमें कौन कौन से भैया, मस्जिद सुलेमान, आगाजरी, कमरन शाह और भैया नफ्त सफीद, लाली, हफ्तकेल, गक्ष कारण ईरान के मुख्य तेल क्षेत्र हैं। ईरान के क्या भैया, मुख्य तेल क्षेत्र हैं, याद रख लीजिएगा, ठीक है भैया। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान रखिएगा, अगला प्रश्न कह रहा है, याद रख लीजिएगा, ईरान के केरवान प्रांत में, ईरान के केरवान प्रांत में दस्त ए लुत एक विशाल लवणीय रेगिस्तान है। तो दस्त ए लुत एक विशाल लवणीय रेगिस्तान कहां पर है, तो ईरान के केरवान प्रांत में, ध्यान रखिएगा। ईरान का चाबहार बंदरगाह भारत के पास है, तो ईरान का क्या भैया, चाबहार बंदरगाह कहां पर भैया, भारत के पास में है। क्लियर भैया, चलो नोट करो फटाफट से इनको, जिनको नोट नहीं हो पा रहा नोट करो जल्दी से। चलिए आगे बात करें, यहाँ साउंड ऑफ था, ऑन कर लिया सर, साउंड नहीं आ रहा है। निशा दास करी मेरा डाउट क्लियर कर दीजिए, क्या डाउट है निशा जी आपका। किर्गिस्तान की कैपिटल बिस्केक है शायद, चेंज होगी होगी तो देख लेंगे एक बार, हो सकता है चेंज होगी हो, है ना, एक बार देख लूंगा मैं, देख के लेंगे, अभी देख लेते हैं। ठीक है, बिस्केक ही है, लेकिन उसी का पुराना नाम है फ्रेंजी, उसी का पुराना नाम है फ्रेंजी, वही तो मैं कह रहा था।
नाम बदल गए बस, और कुछ नहीं। आगे थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। आगे लिखा है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा कि जैग्रोस पर्वत ईरान देश में है। जैग्रोस पर्वत कहां पर भैया? ईरान देश में है। इराक की राजधानी बगदाद है। इराक की राजधानी क्या है? बगदाद है। खजूर का सबसे बड़ा उत्पादक देश क्या है? खजूर का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा हो जाएगा? ईरान हो जाए, इराक हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। इराक क्या हो जाएगा? खजूर का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, ध्यान रखेगा। ठीक है, क्लियर है? देखो परेशान मत हो ज्यादा, जो आपको पढ़ा रहा हूँ उसको कॉपी में नोट करके याद जरूर करना। ज्योग्राफी कहीं से भी आ सकता है, जितना आपको करा रहा हूँ भरोसा रखो आपके पेपर में उतना ही आएगा, एक भी चीज एक्स्ट्रा कहीं से नहीं आएगी। ठीक है, चलो। अब सर इतना आएगा उतना नहीं आएगा, इतना आएगा उतना नहीं आएगा, तो फिर ये तो सब गड़बड़ी वाली बातें हैं। पढ़ना तो पड़ेगा पेपर के लिए, हम कोई बेकार तो आपको पढ़ाएंगे नहीं, एक एक चीज हमको पता है ना। सीरिया भी शीत युद्ध के प्रभाव में आया है ना, समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ का सैनिक शासक था जिसका नाम था बशर अल असद, जो रूस का सहयोगी था। सीरिया में क्या चला था? ध्यान रखिएगा, शीत युद्ध चला था। शीत युद्ध को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कोल्ड वॉर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोल्ड वॉर। जो बिना किसी पे आक्रमण किए जो युद्ध चलता है, किसी ने किसी का नुकसान कर दिया, किसी ने उसका नुकसान कर दिया। तो सीरिया भी शीत युद्ध में के प्रभाव में आया था। यहाँ का सैनिक शासक था जिसका नाम था बशर अल असद, जो रूस का सहयोगी था। बाद में कुर्द नामक संगठन आया। कुर्द नामक संगठन आया जो अलग देश कुर्दिस्तान की मांग करने लगा। अलग देश कुर्दिस्तान की मांग करने लगा। तो कुर्दिस्तान जो अलग देश की मांग का जो डिमांड का मामला चल रहा था, वो कहां पर है भैया? वो था, ये ध्यान रख लीजिएगा, सीरिया में हो जाएगा। कहां हो जाएगा? सीरिया में हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। अनिता कुमारी जी, 1 से 5 में इतना पढ़ना होगा, थोड़ा ज्यादा पढ़ लेंगे तो क्या हो जाएगा जी, थोड़ा ज्यादा पढ़ लीजिए। समझ रहे हैं? दूसरी बात, सऊदी अरब की राजधानी रियाद है। यहां पर 2 मरुस्थल है, एक तो अल नेफूद, एक रूब अल खाली। तो अल नेफूद और रूब अल खाली 2 मरुस्थल कहां पर हैं? सऊदी अरब में, जिसकी राजधानी क्या है? रियाद है। जिसकी राजधानी क्या है? रियाद है, ध्यान रखिएगा। दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? अरब का प्रायद्वीप। अरब का प्रायद्वीप क्या भैया? दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। ध्यान रखिएगा, जेद्दा सऊदी अरब का सबसे बड़ा शहर है, और यहाँ पर एक एयरपोर्ट भी है जहां से मक्का और मदीना जाया जाता है। मक्का मदीना के लिए जो लोग जाते हैं वो भारत से सीधी फ्लाइट पकड़ते हैं जेद्दा एयरपोर्ट के लिए, फिर वहां से जेद्दा एयरपोर्ट से फिर मक्का मदीना के लिए वो लोग जाते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए। सऊदी अरब में पेट्रोलियम के भंडार पाए जाते हैं, आप जानते होंगे भैया। अब जब नीचे आएंगे देशों में, यमन और जिबूती के बीच बाब अल मंडेब जल संधि है। तो बाब अल मंडेब जल संधि कौन कौन से देशों के बीच है? यमन और जिबूती देश के बीच में, जिसे आंसुओं का द्वार कहते हैं। अपने एटलस को खोल लो, आपके पास अपना एटलस दिया होगा, और उन एटलस में देशों को देखते जाओ, जिन जिन देशों के मैं नाम ले रहा हूं। तो वहां पर देखो यमन और जिबूती को देखो, जिसको हम क्या बोलते हैं? बाब अल मंडेब जल संधि, जिसको आंसुओं का द्वार कहते हैं। फारस की खाड़ी के 7 शेख राज्यों, 7 राज्य फारस की खाड़ी में, 7 राज्य: आबू धाबी, शारजाह, दुबई, अल क्वैन, उम्न अल क्वैन, अजमान, फुजिराह तथा रस अल खमैया खेमा को मिलाकर स्वतंत्र संयुक्त अरब अमीरात की स्थापना हुई। दुबई में क्या है? बुर्ज खलीफा स्थित है। जो दुनिया की सबसे ऊंची मीनार बुर्ज खलीफा है, वो कहां पर है? दुबई में। दुबई क्या है? एक राज्य है, एक प्रदेश है, और उनको मिलकर के क्या बनाया भैया? एक देश बना, जिस देश का नाम क्या है? यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब अमीरात, यूएई बोलते हैं। तो यूएई के अंतर्गत कितने राज्य हैं? 7 राज्य हैं, 7 शेख राज्य हैं। शेख यानी वो एक उसकी कम्युनिटी को दर्शा रहा है। तो 7 शेख राज्य हैं: अबू धाबी, शारजाह, दुबई, अल क्वैन, अजमान, फुजराह और रस अल खमैया या रस अल खैमा। इनको मिला के 7 अरब उसकी स्थापना हुई है। दुबई में क्या है? बुर्ज खलीफा है। यमन और जिबूती देश के बीच में क्या है? बाब अल मंडेब जल संधि। सऊदी अरब में पेट्रोलियम के भंडार प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। सऊदी अरब में जेद्दा एयरपोर्ट है, जहां से लोग मक्का मदीना के लिए जाते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब का प्रायद्वीप, याद रख लीजिएगा। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है। यहाँ पे सऊदी अरब में अल नेफूद, रूब अल खाली 2 मरुस्थल है, ध्यान रखिएगा। खजूर का सबसे बड़ा उत्पादक इराक है। इराक की राजधानी बगदाद है। जैग्रोस पर्वत कहां पर? ईरान में। ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान है, ध्यान रखिएगा। बताया था ईरान का पूरा नाम क्या था? फारस था। एक एक चीज हमने आपको बताई थी यहाँ पे। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, मिडिल ईस्ट के कंट्री इनको कहते हैं। ये मिडिल ईस्ट के कंट्री, जैसे यहाँ पे ईरान, ईरान के बाद यहाँ पे अजरबैजान, आर्मेनिया, इधर टर्की, इधर जॉर्जिया,
जॉर्जिया तो यूरोप में आ गई है ना, ठीक है। दूसरा बात करेंगे ये सीरिया, ये लेबनान, ये इराक, ये जॉर्डन, ठीक है। ये यहाँ पे इजराइल, ये फिलिस्तीन, ये साइप्रस एशिया में पड़ता है, ये सऊदी अरब, ये कतर, ये बहरीन, ये कुवैत, यूनाइटेड अरब अमीरात, ये यमन, ये ओमान। तो यमन और जिबूती, ये जिबूती कहां पर है, अफ्रीका का देश है, अफ्रीका सॉरी अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है जिबूती इधर, और यमन कहां पर है, एशिया महाद्वीप में। इसके बीच में क्या है, यहीं पर है बाब अल मंडेव जल संधि, बाब अल मंडेव जल संधि, ठीक है। अब इस मिडिल ईस्ट के देशों को, यूएई वाले देशों को मैं आपको अलग से दिखाऊंगा, यूएई वाले देशों को पहले आप अलग से देख ली तब पढ़ाऊंगा आगे ना। तो यहाँ पे आप देख लो, ये संयुक्त अरब अमीरात क्या है, संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात यूएई में सबसे बड़ा देश कौन सा है, सबसे बड़ा प्रांत कौन सा, अबू धाबी। कौन सा, अबू धाबी, अबू धाबी। अबू धाबी क्या सबसे बड़ा है। अबू धाबी के अलावा देखेंगे या पूरी पृथ्वी पर यहाँ पर है यूएई देश, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अबू धाबी। उसके अलावा देखेंगे दुबई, दुबई अजमान, उम्न अल क्वैन, अल क्वैन, और ऊपर देखेंगे रस अल खमैया, यहाँ पे देखेंगे फुजेराह, यहाँ पे आप देखेंगे शारजाह। 1 2 3 4 5 6 7, अबू धाबी, दुबई, अजमान, उम्र अल क्वैन, रस अल खमैया, फुजेराह, शारजाह, 7 हैं, इनसे मिलकर बना है। और ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्लियर है। और यूएई की कैपिटल क्या, अबू धाबी। यूएई की कैपिटल क्या भी है, अबू धाबी, अबू धाबी। अब थोड़ा ध्यान रखना पे, संयुक्त अरब अमीरात ने 2 दिसंबर 1971 में यूनाइटेड किंगडम से स्वतंत्रता हासिल की, पहले यूके के अधीन था। संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा का नाम संयुक्त अरब अमीरात दिरहम है, दिरहम है, संयुक्त अरब अमीरात दिरहम है। संयुक्त अरब अमीरात का सबसे ऊंचा पर्वत जेबेल जैस है, जिसकी ऊंचाई 1934 मीटर, एक्स्ट्रा पॉइंट है, थोड़ा पढ़ लीजिएगा। थोड़ी नॉलेज देखो, KNOWLDGE, नॉलेज, हिंदी बोलते हैं ज्ञान, नॉलेज थोड़ा सा तो लेना पड़ेगा। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आप सरकारी नौकरी पाते हो, तो मेरे हिसाब से अगर संकीर्ण मानसिकता आपकी हो जाएगी, बिल्कुल छोटी मानसिकता की, इतना ही पढ़ेंगे केवल, तो फिर आप मास्टर कैसे बनोगे। थोड़ा एक्स्ट्रा चीजें तो पढ़ो, देश दुनिया के बारे में कुछ तो जानकारी करो, है। अब सर, अरे सर ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, अरे कभी थोड़ा ज्ञान लोगे तभी तो। इस दुनिया में सबसे ज्यादा मस्ट है एजुकेशन, ज्यादा पढ़ोगे उतना ही ज्यादा सीखोगे, उतना बढ़िया पैसा कमाओगे। संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में स्थित बुर्ज खलीफा विश्व की सबसे ऊंची इमारत है, जिसकी ऊंचाई 828 मीटर और 830 मीटर नोक तक है, ऊपर तक। इसे 2010 में खोला गया था। अभी आपके लिए नया पॉइंट हो गया। अब आप कहोगे सर 1 से 5 में ये पूछा जाएगा, तो 1 से 5 में तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी एटलीस्ट आपको हम पढ़ाएंगे तो सही, ताकि एटलीस्ट कम से कम आपको इन चीजों की जानकारी हो। बहुत से प्रश्न जानकारी के आधार पर भी आते हैं, ठीक है भैया, तो थोड़ा सा पढ़ लीजिए, थोड़ी सी अपनी सोच को बदलिए। इतना ही नहीं पढ़ेंगे, प्राइमरी में पढ़ाएंगे 1 से 5 में, इतना नहीं आएगा, ऐसे काम नहीं चलेगा जी, थोड़ा सा चीजों को पढ़ना पड़ेगा। सर टाइम बहुत कम है, अच्छा सोनिया आनंद जी टाइम बहुत कम है, कितना टाइम बहुत कम है बताना है। अभी तो आज तो 10 जुलाई हुई ना, 20 अगस्त का पेपर है, 40 दिन अभी आपके पेपर में। और अगर टाइम बहुत कम है सोनिया आनंद जी, तो फिर आप पहले से क्या कर रही थी, जब से आपने इस धरा पे जन्म लिया, जब से आपने इस धरती पे जन्म लिया, क्या आपने कभी ज्योग्राफी आज तक नहीं पढ़ी। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, पहले भी तो आपने कभी थोड़ी बहुत पढ़ी होगी कि नहीं पढ़ी थी। अच्छा आप लोग बताओ भाई, पहले भी तो आपने कभी ज्योग्राफी पढ़ी होगी, और यदि पहले कभी नहीं पढ़ी है तो फिर तो भाई, फिर तो आप महान लोग हैं जो सरकारी नौकरी की तैयारी करें। एटलीस्ट कभी तो आपने ज्योग्राफी पढ़ी होगी बिहार टेट में किसी और एग्जाम को तैयारी करते वक्त, देते वक्त। अगर पहले भी नहीं पढ़ी है तो फिर सोनिया आनंद जी फिर आप पेपर देने के लिए नहीं बनी है, क्योंकि पहली बार पढ़ के कोई चीज थोड़ी ना सीखी जाती है। ये जो ज्योग्राफी आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इसको मैंने अपनी तैयारी के दौरान भी पढ़ा था, फिर मैं जब मास्टर बना फिर मैंने इसको पढ़ा, फिर मैंने इसका कंटेंट बनाया, फिर मैंने इसको याद किया, और आज आपको पढ़ा रहा हूं। कोई पहली बार थोड़ी ना पढ़ा रहा हूं मैं आपको। तो ऐसे ही आपने ज्योग्राफी को पहले कभी तो पढ़ा होगा, आपको कुछ तो अंदाजा होगा। अगर अंदाजा बिल्कुल भी नहीं है तो फिर दिक्कत की बात है। चलिए ठीक है, 2022 का फीफा कप कतर में होगा। ये 2022 का फीफा कप यहीं पर हुआ था। अल जजीरा जो है पेपर कतर देश का है। अल जजीरा एक पेपर आता है, न्यूज़पेपर आता है, जो कहाँ का है, कतर देश का। आपकी जीके की दृष्टि के लिए महत्वपूर्ण है, आपकी जीके की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अल जजीरा जो है वो कतर देश का एक पेपर है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, इनके बारे में आप समझ चुके।
ये देखो, ये आप देख सकते हो एक्स्ट्रा पॉइंट है, मस्जिद नबवी और काबातुल्ला, ये कहां पर है? सऊदी अरब में स्थित है, मस्जिद नबवी और काबातुल्ला। ये वो ब्लैक पत्थर है जिसके चारों लोग घूमते हैं, अपनी मान्यता पूरी करते हैं। ये इमेज लगा दी मैंने, सोचा वैसे आपको समझ में आ जाए। चलो, तुर्की के बारे में पहले पढ़ा चुका हूं। लीजिए साहब, ये आपका फिनिश हुआ मामला पूरा का पूरा, ये आपका पूरा का पूरा मामला है, ठीक है। ये पूरा का पूरा मामला आपका हो गया एशिया महाद्वीप की, पीडीएफ मैंने आपको बता दी, ठीक है भैया। चलिए, ज्यादातर मुस्लिम देश हैं एशिया में, हाँ, जो नॉर्थ ईस्ट, जो मिडिल ईस्ट के देश हैं वो ज्यादातर मुस्लिम कम्युनिटी वाले हैं। चलो चलो, ठीक है भैया। तो हमने कौन सा महाद्वीप पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया एशिया, आपको पढ़ा दिया हमने जानकारी, हमने आपको यूरोप महाद्वीप के बारे में जानकारी है, तो एशिया और यूरोप। अच्छा बताओ, इनसे अगर आपसे कोई प्रश्न पूछा जाए तो क्या आप जवाब दे दोगे? इनसे अगर आपको कोई प्रश्न पूछा जाए तो क्या आप जवाब दे दोगे? बताओ, हैं? क्या इसके नोट्स आपने कॉपी में लिख लिए? मैं फिर से आपसे कह रहा हूं, नोट्स कॉपी में बनाए हैं या नहीं? कॉपी में बनाए हैं या नहीं? बताओ, इन दोनों के, एशिया और यूरोप के नोट्स कॉपी में बनाए हैं? नहीं, नहीं सर। तो संदीप, फिर पेपर में भी आएगा नहीं सर, पेपर में भी क्या आएगा? नहीं सर। मैं फिर से कह रहा हूं, ध्यान रखिएगा, लास्ट बार इस चीज को बता रहा हूं, जिसने भी एशिया और यूरोप के नोट्स कॉपी में नहीं बनाए हैं वो व्यक्ति यह भूल जाए कि वो उसने ज्योग्राफी पढ़ी है, क्योंकि पीडीएफ से कभी भी पेपर पास नहीं होता। मैं फिर से कह रहा हूं, पीडीएफ से कभी पेपर पास नहीं होता। एक ऐसी आपकी व्हाइट पेपर की कॉपी होती है, इस तरीके से लाइन बनी होती है उसमें बढ़िया, स्पाइरल वाली भी होती है, और एक आपके पास होनी चाहिए क्या भैया? पेन। बस पेन से उस पर लिखना शुरू करो, क्योंकि लिखोगे जब अपने हाथ से तो हाथ के साथ साथ ये दिमाग भी चलेगा। जो आपका दिमाग बिल्कुल बैठ चुका है, खराब हो चुका है, उसको थोड़ा एक्टिव करिए, हाथ पेंसिल चलाइए 6-7 घंटे बढ़िया, सारी क्लासेस को लेके। दिमाग फटेगा क्योंकि इतना पढ़ोगे, लेकिन जब दिमाग बहुत ज्यादा पड़ेगा दिमाग खराब हो जाएगा, सर दर्द होने लग जाएगा, तब फिर आप देखना आपका दिमाग एकदम गजब का निकलेगा, फिर आप देखना परफेक्ट हो जाओगे, फिर आपकी नौकरी लगना तय है, कोई नहीं रोक सकता। ठीक है भैया। सर किस टाइम लिखे हैं? साथ के साथ लिखिए ना, लाइव क्लास पढ़ाते समय कुछ चीजें बाद में रिकॉर्डेड देखिए। अब ये टाइम तो आपको बनाना पड़ेगा ना, अभी टाइम तो आपको बनाना पड़ेगा। चलो, बाप की आपकी मर्जी है साहब। अब हम आपको पढ़ाएंगे, ध्यान रखिएगा। अब अगली हेडिंग डाल लो। अभी आपका दूसरा महाद्वीप है, इस दूसरे महाद्वीप का नाम है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप है? अंटार्कटिका महाद्वीप है, याद रख लीजिएगा। कौन सा महाद्वीप है? अंटार्कटिका महाद्वीप। इसमें पहला पॉइंट लिखिएगा, इस अंटार्कटिका महाद्वीप में पहला पॉइंट लिखिएगा, इसकी खोज अंग्रेज कैप्टन कुक ने की। कैप्टन कुक ने की 1773 में। इसकी खोज अंग्रेज कैप्टन कुक ने की 1773 में। ठीक है। इसकी खोज किसने की? अंग्रेज कैप्टन कुक ने, ध्यान रखिएगा, इसकी खोज की थी 1873 में। दूसरी बात ध्यान रखिएगा,
लिखेगा इस पर पहला कदम फेबियन वेलिंग सॉसन। इस पर पहला कदम फेबियन वेलिंग सॉसन ने 1820 में रखा। 1820 में रखा। ये बोस्टोक नामक जहाज किससे गए थे? बोस्टोक नामक जहाज से गए थे। अंग्रेज कैप्टन कुक ने 1773 में इसकी खोज की। इस पर पहला कदम फेबियन वेलिंग सॉसन ने 1820 में रखा। ये बोस्टोक नामक जहाज से गए थे। किससे गए थे भैया? ये बोस्टोक नामक जहाज से गए थे, याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो पूछा जाता है खोज किसने की? कैप्टन कुक ने की। सबसे पहला कदम किसने रखा? तो फेबियन वेलिंग सॉसन ने रखा। आपको वैसे इन्होंने खोज की तो उन्होंने कदम क्यों नहीं रखा? दूर से देख करके चले गए थे, पास नहीं गए थे। पास में सबसे पहले कौन गया? फेबियन वेलिंग सॉसन नामक व्यक्ति गया 1820 में। एक जहाज से गया था, बोस्टोक नामक जहाज से। किससे गया था? बोस्टोक नामक जहाज से। सर क्या भारत से भी कोई व्यक्ति गया है? जी हाँ, गए। तो लिख लीजिए यहाँ पर, अगली लाइन लिख लीजिए। ठीक है, प्रथम भारतीय जो अंटार्कटिका पर गए, प्रथम भारतीय जो अंटार्कटिका पर पहुंचे, प्रथम भारतीय जो अंटार्कटिका पर पहुंचे, लेफ्टिनेंट रामचरण दास 1960। लेफ्टिनेंट रामचरण दास 1960। लेफ्टिनेंट रामचरण दास 1960। लेफ्टिनेंट रामचरण दास 1960। तो लेफ्टिनेंट रामचरण दास 1960 जो वहां पर पहुंचे थे। ठीक है, अच्छा, अब आप देखोगे तो अंटार्कटिका पूरी तरीके से बर्फ से ढका हुआ है। अंटार्कटिका पूरी तरीके से क्या है? बर्फ से ढका हुआ है, इसलिए इसके कई कई नाम हैं। जैसे सबसे पहला पॉइंट लिखेगा, सबसे पहला पॉइंट लिखेगा भैया, देखिए इसे हम श्वेत महाद्वीप कहते हैं। इसे हम श्वेत महाद्वीप कहते हैं। इसे हम श्वेत महाद्वीप कहते हैं, कौमा। अब वजह क्या श्वेत महाद्वीप कहने की? क्योंकि पूरा बर्फ से ढका हुआ है, सफेद सफेद बिल्कुल, है ना। तो लिखिएगा इसे हम श्वेत महाद्वीप कहते हैं, कौमा गतिशील महाद्वीप कहते हैं, कौमा गतिशील महाद्वीप कहते हैं। इसे हम श्वेत महाद्वीप कहते हैं, गतिशील महाद्वीप कहते हैं। लिखिए इसे विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कहते हैं, क्योंकि कोई रहता ही नहीं, विज्ञान प्रयोग होते रहते हैं यहाँ पे। इसे विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कहते हैं। इसे विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कहते हैं। इसे आशा का द्वीप कहते हैं, आशा का द्वीप, आशा, होप, होप आइलैंड। ऐसी आशा है कि हम यहाँ पे भविष्य में रह सकते हैं, अपना निवास कर सकते हैं। इसको आशा का द्वीप कहते हैं। इसको आशा का द्वीप कहते हैं। अगला पॉइंट लिखिएगा भैया,
इसे निर्जन महाद्वीप कहते हैं, इसे निर्जन महाद्वीप कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? निर्जन महाद्वीप कहते हैं। इसे निर्जन महाद्वीप कहते हैं। इसे क्या कहते हैं भैया? इसे निर्जन महाद्वीप कहते हैं। ठीक है, निर्जन मीन्स मतलब जहां पे कोई नहीं रहता, इसलिए बिल्कुल ठीक है, इसे निर्जन महाद्वीप कहते हैं। ठीक है बच्चों, चलो भाई, तो आज तो टाइम हो गया, 45-50 मिनट ही आपकी क्लास हो पाती है, क्योंकि आज से एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है 7 बजे से ही। 10 मिनट बचे, थोड़ा सा रेस्ट करके और फिर मैं अगली क्लास भी करनी है, तो आप लोग बढ़िया फीडबैक देके जाइएगा। कल हम इसको खत्म कर देंगे, फिर और आगे इसी तरीके से ज्योग्राफी को बढ़ाते चलेंगे। परेशान मत होइए, जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो निश्चित तौर पे आपके हेल्प होगा। आप मुझ पर विश्वास रखें, ट्रस्ट रखें। जो ज्योग्राफी में आपको पढ़ा रहा हूँ आप पढ़ें जरूर, ठीक है। चलो।